नमस्कार सभी को। तो पिछली वीडियो में हमने ये जो लेसन है इसका ये राजस्थानी भाषा में जो लेखन की विधाएं हैं वो पढ़ ली, श्लोक भाषा की है आदि। तो आज हम पढ़ेंगे आधुनिक राजस्थानी साहित्य। ठीक है, तो आधुनिक राजस्थानी साहित्य का शुरू करेंगे। देखो कि अपनी जो दिया राजस्थानी भाषा है एन विकास है 10वीं शताब्दी 11वीं में थोड़ी थोड़ी झलक देखने में मिली के विकास होने लग रहे। आप जबकि राजस्थानी भाषा की बात करें तो 14वीं 16वीं शताब्दी का मैंने विकसित होगी। फिर ही भाषा को विकास होने तो मैंने साहित्य लिखे गयो, अलग अलग तरीकों लिखे गयो। आप मैंने साहित्य कई भागा मानते गए, भक्ति काल है, मध्य काल है, पूर्व मध्य काल है, उत्तर मध्य काल है, आधुनिक काल है, यहाँ करके कई भाग हा साहित्य का। तो आधुनिक साहित्य का मैंने क्या हो कि आधुनिक साहित्य लिखी जो मतलब आधुनिक टाइम वालों जो साहित्य लिखी मैंने हर एक पहलू पर बात हुई। एक टाइम हो जाता अपने भक्ति के ऊपर बात होया करती, एक टाइम हो जाता बैंक ऊपर अपने वीर रस की प्रधानता होया करती, और बाद में वो आधुनिक साहित्य मैंने हर एक पहलू के ऊपर बात हुआ है, लिखना रहा हर एक पहलू पर लिखे आधुनिक राजस्थानी साहित्य। तो आधुनिक राजस्थानी साहित्य का मैंने मारवाड़ के कवि राजा बांकीदास और बूंदी के सूर्यमल मिश्रण, मारवाड़ के कवि राजा बांकीदास और बूंदी के सूर्यमल मिश्रण ने राजस्थानी जनमानस में जिस राष्ट्रीय चेतना का बीज बोया था वही आगे चलकर आधुनिक काल के अनेक कवियों की कविताओं में प्रकट हुआ। तो इन लोगों ने शुरुआत की थी और उसी का जो परिणाम हुआ और उन्हीं ने जो बीज बोया था वही आगे प्रकट हुआ। इन्हीं के साथ हिंगलाजदान कविया शंकरदान सामोर का भी नाम आता है। यानी इन लोगों ने जो शुरुआत की वही आगे जाकर एक रूप से कहें कि ज़्यादा प्रकट हुई है। आधुनिकता का संबंध केवल काल से नहीं अपितु विचार से, सोच से भी होता है। जीवन को देखने समझने की वैज्ञानिक दृष्टि और व्यक्ति पर आधुनिकता की विशेषताएं हैं। कवि उमरदान की कविताओं में संवतः 1956 के अकाल से दुखी जनता का मार्मिक चित्रण किया है। तो ये बात याद रखने वाली है। ये उमरदान साहब है ना, कवि उमरदान, इन्होंने क्या लिखा है 1956, संवतः 1956 लिखा है। इसका मतलब है 1899 ईस्वी का काल इसके बारे में बताया है। साथ ही पाखंडी साधुओं का बेनकाब किया है और रामदान कविया ने। तो उमरदान की ये थोड़ी सी काल के बारे में मार्मिक व्याख्या करते हैं। और ये जो कवि है रामनाथ कविया ने द्रौपदी विनय से नारी चेतना को जागृत किया है। याद रखने वाली बात है भाई, ये रामनाथ कवि है ना, इन्होंने द्रौपदी विनय में लिखा है और द्रौपदी विनय में लिखा है तो इसमें नारी चेतना को जागृत किया है। ठीक है, तो आधुनिक राजस्थानी के साहित्य का मैंने वो नाम है जो रामनाथ कविया इन याद करना चाहिए अपन। कविया साहब है जो नारी द्रौपदी विनय में लिखे और मैंने नारी की जी चेतना है पर बात करेगा। मैंने एकदम ही छोटा छोटा ही प्रश्न उठेगा और आजकल तो ऐसा प्रश्न उठा हुई यार, पीसी हो चाहे आरएसपी हो। केसरी सिंह बारट का नाम आता है, विजय सिंह पत्ती का नाम आता है, जयनारायण व्यास का नाम आता है, हीरालाल शास्त्री का, गोकुल भाई भट्ट का, माणिक्यलाल वर्मा, जन कवि गणेश श्री लाल व्यास राजस्थान के ऐसे कवि हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के साथ ही इस लड़ाई के लिए अपनी कलम को भी हथियार बनाया। इनमें से गणेश लाल व्यास ऐसे कवि हैं जिन्होंने खुद आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया और आज़ादी के बाद अपने मोह भंग को कविताओं में प्रखर रूप में प्रकट किया। रेवदान चारण की रचनाएं सामंती शोषण के प्रति आमदन को जगाने का काम करती है। तो आजकल तो इससे भी प्रश्न बना लो किसी कथन सही और गलत बताना साहब। तो रेवदान चारण है जो सामंती शोषण के प्रति आमदन को जागृति लाने का काम नहीं किया, ऐसे कह दे देगा और इतने में हम कह देंगे नहीं किया भाई। नहीं भाई, इन्होंने रेवदान चारण ने सामंती शोषण के विरुद्ध लिखा है। राजस्थानी के अनेक कवियों ने जन जन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कवि सम्मेलनों को माध्यम बनाया। एक समय था जब राजस्थानी कवि मेघराज मुकुल की सेनानी कवि सम्मेलनों की सर्वाधिक लोकप्रिय कविताएं मानी जाती थी। तो मेघराज मुकुल की जो सेनानी है वो सबसे ज़्यादा फेमस हो गई थी, ये कह रहे हैं सत्य प्रकाश। मेघराज मुकुल की सेनानी है ये कविता हो गई इनकी, ये इनकी होगी ना। तो रामनाथ कविया थे क्या ऊपर वाले, ये थे ना, ये क्या है रामनाथ कविया ने द्रौपदी विनय में लिखा। ये है ना, रामनाथ कविया ने द्रौपदी विनय में लिखा। एक तो ये याद करनी है हमें, और वैसे तो बहुत याद करना है लेकिन मेघराज मुकुल की सेनानी भी याद करनी है। तो मेघराज मुकुल की सेनानी सत्य प्रकाश जोशी ने अपने मौलिक और गैर पारंपरिक सोच के साथ अलग स्थान रखते हैं। 1960 ईस्वी में प्रकाशित अपनी काव्य कृति राधा
इस दृष्टि से उल्लेखनीय है कि जहाँ आम राजस्थानी कविता युद्ध का गौरव गा रही, वहीं जोशी अपनी नायक राधा के माध्यम से श्री कृष्ण को यह संदेश देकर ये भयंकर युद्ध टाल दे, युद्ध के विरुद्ध खड़े दिखाई देते हैं। इस प्रकार कन्हैयालाल सेठिया, जिनके गीत धरती दोहरा रही तो राजस्थान का आदर्श गीत भी कहा जा सकता है, की रचनाएं तो गहरी नींद में सोई हुई आत्मा को जगा दे, ऐसी क्षमता रखती है। मिंजर और लीलटास सेठिया जी की कविताएं, मिंजर और लीलटास सेठिया जी की। याद रखने वाली बात है कि मेघराज मुकुल की सेनानी है। देखो भाई, मेघराज मुकुल की क्या है? सेनानी, मेघराज मुकुल की सेनानी। फिर इसके बाद एक सेठिया जी हैं, कन्हैयालाल सेठिया, इनकी क्या है लिखी हुई? एक तो धरती दोहरा रही है और इनकी मीजर, ये याद रखने वाली बात है, मीजर, मीजर और लीलटास दोनों सेठिया जी की है। मीजर और लीलटास सेठिया जी की है, मीजर और लीलटास से सेठिया जी की है, याद रखेंगे, मीजर और लीलटास सेठिया जी की है। ठीक है। इसके बाद है 7वें दशक के मध्य तक राजस्थान की आधुनिक कविता का पहला दौर चला। राजस्थान में राजस्थानी भाषा में मरुवाणी, जलभौम, जानकारी, ओळमो, लाडेसर, हरावल, राजस्थली, इसरलाट, राजस्थानी, एक हेलो, धीड़, चामड़, अपरच जैसी अनेक साहित्यिक पंक्तियां प्रकाशित हो रही थी। पंक्तियां, इनके माध्यम से बहुत सारे नए कवि सामने आ रही थी। यह वही समय है जब पारस अरोड़ा की जुड़ाव, अब देखो यहीं से शुरू कर दी ना इन्होंने, अब याद करनी है हमें, अब याद करनी है, कृतियाँ बताएंगे ये लेखक महोदय सब। देखो भाई, पारस अरोड़ा जी, पारस अरोड़ा जी की जुड़ाव, याद रखिए, पारस अरोड़ा जी की है जुड़ाव। इन्होंने जो लिखा है वो जुड़ाव नाम से। गोवर्धन सिंह शेखावत की गांव, तेज सिंह जोधा की कठई ये भेंगो है, कठई ये भेंगो है। मणि मधुकर की सोजती गेट, मणि मधुकर की पग फेरो भी है भाई, दोनों है ना, दोनों है। देखो, मणि मधुकर की सोजती गेट और पग फेरो तो पक्का ही छोड़ेंगे नहीं, इसे तो याद करेंगे। देखो इसे तो याद कर लो, मणि मधुकर की सोजती गेट और पग फेरो, सोजती गेट और पग फेरो, मणि मधुकर की है सोजती गेट और पग फेरो। हरीश बधानी की, हरीश बधानी की बोले बोले शरणाटो, और हरीश बधानी की एक किताब और भी है, बांथा में भूगोल। देखो भाई, ये हुआ पारस अरोड़ा जी, पारस अरोड़ा जी ने तो लिखा है जुड़ाव, तो ये अरोड़ा साहब है, ये जुड़ाव है, इनका जुड़ाव है, अरोड़ा साहब का कहाँ जुड़ाव है वो इन्होंने लिखा है जुड़ाव। और ये गोवर्धन सिंह है ना, गोवर्धन सिंह, इन्होंने लिखा है वो गांव लिखा है, गोवर्धन सिंह जी ने गांव लिखा है। ठीक है। मणि मधुकर याद रखने वाली बात है, मणि मधुकर जी की है ये सोजती गैट और पगफेरो। हरीश बधानी की, बधानी साहब है नहीं, एक तो भूगोल ने बांथा में ले लिया, याद रख लेंगे भाई, भूगोल को बांथा में ले लिया, यानी बांथा में भूगोल। एक बोले शरणाटो, यानी शरणाटो बोला है, आप शरणाटो बोला वो, शरणाट बोला वो, तो वही बात है। तो हरीश बधानी तो आपने याद होगी कि शरणाटो बोला है, बांथा में भूगोल ले रखिए साहब जी। बधानी साहब है जगह एक तो बांथा में भूगोल ले रखे, बांथा में नहीं, बांथा में भूगोल ले रखे, और एक शरणाटो बुलाना रहे, कौन है? हरीश बधानी। मधुकर जी है जगह पग फेरन ला रहे हैं सोजती गेट पर, एक तरीका कह दिया कि पग फेरो है सोजती गेट पर मणि मधुकर को। ठीक है। चंद्र प्रकाश देवल की है पागी, कावड़ और मारंग, देवल साहब है जगह लिखा है कावड़ मारंग पागी। ठीक है। अर्जुन देव चारण की है रिंद्रोई, अर्जुन देव चारण की है जगह रिंद्रोई। मालचंद तिवाड़ी की है उतरियो है आबो, क्या याद रखने में, मालचंद तिवाड़ी की है ना, ये उतरियो है आबो। मालचंद जी है जगह के लिखा है उतरियो है आबो। आदि रचनाओं ने राजस्थानी साहित्य को नई ऊंचाइयां प्रदान की। बहुत कृतियां बताई है भाई, इतनी दूर का मैंने, थोड़ी सी दार का मैंने बहुत सारी बता दी। सगड़ी आपने याद कौन करनी, एक सगी एक गेड़े के मैंने एक राउंड में सगड़ी याद कौन में अगली बार पढ़ागा, या कुछ आप ही पढ़ोगा जब याद हो जाएगी। 100% है, 100 पेज है, एक सगी कौन पढ़ा करे, जे 100 लाइन है तो थे यहाँ कहूँगा मैं तो एक कर सके एक करी पढ़ूंगा, 100 की 100 याद कर दूंगा, तो गलत बात है, नहीं करनी चाहिए था ना, एक कर सके 100 की 100 याद। पहले राउंड में 70 याद हो जाए तो बढ़िया बात है, अगला हम की करोगा नहीं, एक सागे करनी चीज़ें दूरी हो जाए। तो अब आपनू अठे जितनी याद हो वह कर लिया। ठीक है। तो बधानी साहब है जगह, हरीश बधानी साहब है जगह, तो एक तो लेसी
बांथाम भूगोल। तो ए बधानी साहब है जो एक तो भूगोल ने बांथाम ले सी एक सरनाटो, ठीक है, सरनाटो यानी बोले सरनाटो, ठीक है। एक याद रखने रही है मधुकर साहब की। मधुकर जी है जका पग फेरो कठे है, पग फेरो को मतलब आनो जानो पग फेरो कहे नहीं, पग फेरो है। तो मधुकर साहब को जो पग फेरो है, पग फेरो है जो सोचती गेट पर है, ठीक है। मणि मधुकर को जो पग फेरो है जो सोचती गेट पर, मतलब पग फेरो भी है इनकी सोचती गेट है, ठीक है। तीसरी जकी है जकी किंग याद करा आप, किस याद करा, तीसरी याद करना रही है जकी आ है वो, या कौन सी होगी, मणि मधुकर की सोचती गेट पर फिर वहां पढ़ ली, बधानी जी की पढ़ ली, और आगे भी याद कर लिया। चंद्र प्रकाश देओल है ना, चंद्र प्रकाश देओल, इन्होंने लिखी है 3 चीजें, लिखी तो बहुत सी है लेकिन हमारी किताब में 3 याद करनी है अपन को। ये देओल जी है ना, प्रकाश जी, चंद्र प्रकाश देओल है ना, ये क्या लिखेंगे, पागी, पागी कावड़ मारेंगे, यानी पागी कावड़ मारेंगे, पागी शायद पगड़ी को कहते हैं बाबा, कावड़ वो भगवान शिव से संबंधित होती है कावड़, और मारेंगे, पागी कावड़ मारेंगे, ठीक है। प्रकाश जी इसका क्या लिखा है, बिया भी चंद्र और प्रकाश शिव जी संबंधित हुए, तो चांद भी शिव जी का है नहीं, जटाऊंगा मैंने धारण कर लो, तो चंद्र प्रकाश हूँ संबंधित कावड़ जोड़ दे छापा, और पागीर मारंग भी जोड़ दिए, और बाद में देखेंगे, इतनी बहुत है एक बार के लिए, सभी एक साथ याद नहीं करते, नहीं करनी चाहिए। अब देखो, अब आगे भी याद करनी है हमें। ये देखो भरतिया साहब, बहुत बहुत बड़ा नाम है इनका, शिवचंद भरतिया, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। शिवचंद भरतिया को राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहता है, सीधा सीधा प्रश्न कितनी बार आ गया, कितनी बार आ गया पता ही नहीं है भाई। देखो भाई, ये प्रश्न बहुत बार आया भाई जी, सीधी बात है, इन तो याद ही करना है, इन मैंने याद करने की बात दिया, कहीं गद्यकार ने नाम ने याद करना है, आधुनिक नाम तो याद रह जाएगी, प्रथम आधुनिक गद्यकार है, वो कह देगा पद्यकार है, सही है कि नहीं है, अपन को कहेगा कि कथन सही है या गलत है, शिवचंद भरतिया पद्यकार है, तो अपन हाल मिला देंगे, वैसे हमारा गलत हो जाता है, तो ऐसे प्रश्न बनाता है एग्जामिनर आजकल। तो ये भरतिया साहब है, ये गद्यकार है। अब अगली लाइन है वो, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने राजस्थान की अतीत को सजीव करने वाली ऐतिहासिक सांस्कृतिक गरिमापूर्ण कहानियां लिखी है। अतीत का मतलब हमारा हमारा अतीत कैसा था, उनको कोई लिखेगा तभी तो पता चलेगा, तो उन्होंने लिखा है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी ने क्या लिखा है, मांझल रात, चुंडावत जी ने लिखा है मांझल रात, अमोड़क बाता, मूमल, गिर ऊंचा ऊंचा गड्ढा, गिर ऊंचा ऊंचा गड्ढा, कह रे चकवा बात, चकवा पक्षी होता है शायद, है नहीं पक्षी होता भाई, चकवा पक्षी होता है, तो ये अभी हमें याद करनी है। अब देखो 2 पॉइंट बन गए ना, भरतिया साहब है ये आधुनिक राजस्थान के गद्यकार है, भरतिया साहब है ये गद्यकार है, भरतिया जी है जगह गद्यकार है, भरती है, सीधी बात यही है कि सम्मान के साथ नाम ले रहे हैं, भरतिया साहब है। चलो कोई भाई, हम अपनी याद करने के लिए हम भरतिया कह दें तो क्या गलत बात है भाई, हम कोई इनका क्या है कि मान सम्मान नीचा करने के लिए भरतिया थोड़ी कह रहे हैं, हम तो पढ़ने के लिए कह रहे हैं, तो उद्देश्य देखना चाहिए चीज़ों का। तो भरतिया जी है का गद्यकार है, भरतिया जी गद्यकार है। 2 नंबर याद रखने की बात सगलों ज़्यादा है, चुंडावत जी है का बहुत सारी कविता लिखे, वह मैंने एक याद करना रही नहीं, तो आप याद कर ही रहेंगे, कि याद करिए ए चुंडावत जी का चक्कुआ बात पूछे, क्या चकुआ बात, चकुए से बात पूछ रहे हैं चुंडावत जी। अब चकुआ से बात पूछ रहे हैं, तो चकुआ पक्षी होता है, तो ये उड़ेगा शायद, उड़ेगा ना, तो इससे संबंधित एक और याद होगी कि चकुआ उड़ रहा है, तो यानी गिर ऊंचा ऊंचा गड्ढा की, यानी चकुए से कह रहे हैं गिर ऊंचा और की तो गुड्डा को, ऐसे ऐसे मान ले भाई, तो गिर ऊंचा ऊंचा गड्ढा, ठीक है। तो चकुआ चकुए से यदि ये बात पूछ रहे हैं, तो चकुआ शायद इन्हें अमोल बातें बताएगा, अमोलक बातें होगी ना, चकुआ इन्हें जो बात बताएगा अमोल ही बताएगा, हम हमारे जैसी थोड़ी बताएगा। अब आप हमसे पूछें या आप हमको बताएं तो नॉर्मल बातें बताएंगे, अमोल बातें थोड़ी मिलेगी, चकुआ तो अमोल बताएगा, अपनी दुनिया की बताएगा, और चकुआ दिन में नहीं बताएगा बेचारा, मांझल रात में बताएगा, बिल्कुल नहीं, मांझल रात में बताएगा, दिन में कैसे बताएगा, चकुआ पक्षी है शायद, डर लगेगा उसे। और चकुआ मूमल को भी बता सकता है, मूमल, चकुआ है ना वो मूमल को भी बता सकता है, मूमल चुंडाव जी को नहीं बताता होगा शायद, चकवा है ना, ये सारी की सारी बातें मूमल को बता रहा है। तो इतनी इतनी बातें हो गई, ये किसकी होगी, ठीक है भाई, इतनी बातें किसकी हो गई इनकी। अब देखो हमें यहाँ 2 बात याद करनी है, भरतिया साहब है ये गद्यकार है, भरतिया साहब है ये आधुनिक राजस्थान के प्रथम गद्यकार है, ठीक है, बहुत बार प्रश्न आया, एक बात ये हुई। दूसरी बात ये करनी है कि ये चुंडाव साहब है ना, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, इनकी 5 कृतियाँ हैं हमारी किताब में, वो याद करनी है, ठीक है। तो ये चुंडाव साहब है ये चकवे से बात पूछ रही हैं, तो एक तो गई कह रहे चकवा, यानी चकवा बताए, चकवे से बात पूछ रही है, ठीक है, कह रहे चकवा बात, ठीक है।
एक कृति। अब चकवे से ये बात पूछ रही हैं तो चकवा है ना, चकवा इनको जो बात बताएगा वो अमोल बातें बताएगा, ठीक है। तो ये हो गई अमोलक बातें, ठीक है, अमोलक बातें। चकवा जो बात बताएगा तो चकवा पक्षी है तो इसका संबंध उड़ने से संबंधित होगा ना, चकवा पक्षी है तो इसका संबंध उड़ने से पक्का होगा। तो इसे लक्ष्मी कुमारी चुनाव जी कह रहे हैं कि ऊंचा उड़ जा गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा। तो ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा। चकवे से बात पूछ रहे थे, चकवा अमोलक बात बता रहा था, और चकवा पक्षी है तो ये रात में बताएगा शायद। चकवे पक्षी है तो रात में बताएगा, डर लगता है बेचारे को पक्षियों को, वैसे भी आजकल तो उनका जीना आराम हो रखा है पक्षियों का। देखो भाई, तो चकवे से बात पूछ रहे हैं, चकवा अमोल बातें बता रहा है, चकवा ऊंचा भी उड़ रहा है यानी गिर ऊंचा ऊंचा गड्ढा हो रहा है, और चकवा मान जल रात में बता रहा है बात। और ये सारी की सारी बातें चकवा मूमल को बता रहा है, तो ये मूमल भी नहीं की हो गई, ठीक है। ये 5 चीज़ें थी, याद कर ली, आगे बढ़ेंगे भाई। जैसे याद हुई है तो बढ़िया बात है, नहीं हुई तो भाई याद कर लेना, अपने हिसाब से कर लेना। सारी बातें दूसरों के हिसाब से थोड़ी याद होती है। बीजी के बारे में पढ़ेंगे बाबा। बीजी क्या है, विजय दान ने अपनी बातारी फुलवारी, ये बहुत बार प्रश्न पूछा है, ये 14 खंड लिखे ना, इसने ऐसे ही नहीं लिखे भाई। बीजी ने बातारी फुलवारी लिखा है, ये 14 खंडों में बहुत बार प्रश्न आया है। कुल्ले माला एक हमें इसी पाठ में पढ़ रहे थे, कुल्ले माला 18 खंडों में थी, ये विजय दान था कि 14 खंडों में, याद रख लियो भाई। कुल्ले माला बोली पुरानी है तो भी मैंने खंड बोला है, पर विजय दान था तो इबका ही है, बोला पुराना को नहीं। आगे 14 खंडा में बाताएं फुलवारी लिखी है। श्रृंखला में राजस्थान की यत्र तत्र बिखरी लोक कथाओं का कुछ अनूठा संकलन किया है, उन्हें खूबसूरत खूब प्रसिद्धि मिली। बीजी के यानी विजय दान था, बीजी के कुछ प्रमुख राजस्थानी हिंदी कहानी संग्रह है। तो बीजी ने जो लिखा है ना वो बीजी दुविधा है तो इनको उलझन भी है, और इनको उलझन है वो हिटलर से है, लिखो हिटलर। और अब इनको दुविधा है तो शायद इनके सपने में हिटलर आ रहे हैं, सपन क्रिया हो गई, और हर अंतराल पर आ रहे हैं, 1 घंटे पे 2 घंटे पे, ऐसे हम याद करने के लिए पढ़ रहे हैं भाई। हम यहाँ बीजी का कोई अपमान या सम्मान ऐसी बात नहीं करें, बीजी का सम्मान बहुत है, बीजी तो बीजी है अपने राजस्थान के, तो हम याद करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। देखो भाई, बीजी की 5 कृतियाँ। बीजी को दुविधा रहती है, अब व्यक्ति को दुविधा रहेगी, दुविधा का मतलब है संकट में पड़ जाना कि कौन सा डिसीजन क्या करें। तो बीजी को दुविधा रहती है तो उलझन तो है ही इनको, दुविधा रहेगी उलझन तो है ही इनको। अब बीजी को उलझन है वो हिटलर से है, यानी अलेख हिटलर से है, हिटलर है ना, हिटलर से उलझन इसलिए क्योंकि हिटलर ने शायद ना वो होलोकास्ट किया था, बिल्कुल हिटलर ने होलोकास्ट किया था, इसीलिए होगी शायद। अब हिटलर से इनको दुविधा है, और हिटलर इनके सपन में अभी आता है, ठीक है, सपन क्रिया है, और ये सपन में हिटलर आता है, ये अंतराल पर आता है, ये सारा हिटलर है ना, ये अंतराल पर आता है बीजी के सपने में आता है, और अंतराल पर आ गया। 5 कविताएं होगी ना, ठीक है। बीजी की 5 याद हो गई भी। बीजी की 5 याद होने के बाद अगली कविता है दुविधा के बारे में थोड़ी सी बात बता रहा है ये। दुविधा बीजी की कृति पर दो पहली नामक फिल्म का कृति पर तो पहली नामक फिल्म, देखो भाई पहली नामक फिल्म का निर्माण हो चुका है, बीजी ने जो लिखा उस पर फिल्म बनी, फिल्म का नाम था पहली। इनकी कृति चौधरायण की चतुराई को भी बेहद पसंद किया गया, बीजी ने चौधरायण की चतुराई भी लिखी। यादवेंद्र शर्मा की कहानियाँ इनके संग्रहों जमारू समर अरे थार में संग्रहित है। तो यादवेंद्र शर्मा चंद्र की कहानियाँ इनके संग्रहों जमारो समर अर्थार में संग्रहित है। इनके कुछ उपन्यास भी है, हूँ गुण की प्यूरी, जोग संजोग, चांदा सेठानी। देखो भाई, ये बीजी के बारे में पढ़ रहे हैं, ये सभी बीजी ने लिखी है, हूँ गोरी की प्यूरी, जोग संजोग, चांदा सेठानी। तो 5 कृतियाँ तो याद हो गई थी। दुविधा थी, उलझन थी, हिटलर से सपने में आ रहे थे, अंतराल के कारण। इस प्रकार नथमल जोशी, अब एक नाम आता है नथमल जोशी। नथमल जोशी ने क्या लिखा है, इस प्रकार नथमल जोशी कहानी संग्रह परन्योड़ी कुमारी, ये नथुराम है ना, नथुराम ऐसे याद कर लें, नथुराम नथमल जोशी। ये कह रहे हैं कि परन्योड़ी कुमारी, ये कैसी बात है भाई, व्यायडी भी है और कुमारी भी है, ऐसी बात करें, यानी याद रख लेंगे परन्योड़ी कुमारी, ये नथमल जोशी साहब कर रहे हैं। उपन्यास है इनका आबे पटकी धोरारो धोरी, ये ऐसी लिखा है इन्होंने, एक बिननी दो बिन। प्रसिद्ध कहानीकारों में डॉक्टर, ये अगले कहानीकार है भी, देखो नथमल जोशी की भी कई बार पूछी हुई है। जोशी साहब ने लिखा है वो कैसा लिखा है, देखो एक तो 1 बिन 2 बिन, कैसी बात है, कैसी लिखा है पता नहीं, लेकिन लिखा है शायद अच्छा ही लिखा होगा, 1 2 बिन नहीं, ये कैसा, ये द्वंद्व की चीज़ें हैं, ये रोचक लग रही है ना, 1 बिन 2 बिन कैसे हो सकते हैं, 1 बिन 2 बिन नहीं है, 1 बिन नहीं 2 बिन, अच्छा ये ना, ठीक है।
एक ये कह रहे हैं कि परन्योड़ी कुमारी, जिनका विवाह हो गया फिर भी कुमारी, एक ऐसी बात कर रहे हैं। तो ये अजीब अजीब सी बातें के नाम से जो लिखा हुआ है, ये जोशी साहब का लिखा हुआ है। और एक आबे पटकी, धोरा रोधोरी, ठीक है। प्रसिद्ध अब अगला है ना, वो है प्रसिद्ध कहानीकारों में डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित, अन्नाराम सुदामा, रामेश्वर दलाल, श्रीमाली, डॉक्टर मनोहर शर्मा और संवर्धन आदि प्रमुख है। तो ये थोड़े मैंने पढ़ा था साहित्यकार हमारे राजस्थानी भाषा पर जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने कुछ लिखा है, बहुत अच्छा किया। और सभी हम उनके आभारी है। राजस्थानी हमारी राजस्थानी भाषा शायद गायब भी हो जाती, इन लोगों ने लिखा है कुछ, अच्छी बात है, लिखा है, अच्छी बात है, और हम याद भी कर लेंगे, ठीक है। तो अगला है ना, ये साहित्यिक पत्रिकाएं। हमारी भाषा में जो साहित्यिक पत्रिकाएं निकली वो कौन कौन सी है? हमारी भाषा में जो साहित्यिक पत्रिकाएं निकली, हमारी भाषा को संविधान का जो भाग है, भाषा वाला भाग है, कितने पर अनुच्छेद पर है वो, 243 है क्या? हाँ, 17वां भाग होना चाहिए शायद। उसमें हमारी राजस्थानी भाषा को स्थान नहीं दिया गया है अभी तक। क्या करें, नहीं दिया है तो नहीं दिया है, कभी मिलेगा, पक्का मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ले लेंगे भाई, नहीं ले लेंगे क्या? चलो आगे, राजस्थानी साहित्यिक पत्रिकाएं की बात कर लेते हैं। राजस्थान की साहित्यिक पत्रिका वैभवपूर्ण इतिहास रहा है। इन साहित्य लघु और अनियमित कालीन पत्रिकाओं ने राजस्थान के लेखन को भी गति प्रदान करने के साथ हिंदी प्रदेशों के साहित्यकारों को भी एक मंच प्रदान किया है। बीकानेर की वातायन यानी हरीश बधानी ने लिखा है। हरीश बधानी नाम फिर भी पढ़ा था पीछे, हरीश बधानी बांथा में वो ले रहे थे, हाँ यही हरीश बधानी वही है। अजमेर की लहर प्रकाश जैन, भरतपुर की ओर विजेंद्र, कांकरोली के संबोधन, कमर मेवाड़ी, ये सारी की सारी राजस्थानी हमारी भाषा में लिखी हुई पत्रिकाएं हैं। बीकानेर की वातायन बधानी की, ये बधानी साहब बीकानेर के थे शायद। अजमेर की लहर प्रकाश जैन हुआ, भरतपुर की ओर विजेंद्र, कांकरोली की संबोधन, कमर मेवाड़ी। अलवर की कविता भागीरथ भार्गव, उदयपुर की बिंदु ने अनेक लेखकों को गंभीर व स्तरीय मंच प्रदान किया। संप्रेषण चंद्रभान भारद्वाज, मधु मालवी, नलिनी उपाध्याय के साथ राजस्थान साहित्य अकादमी की पत्रिका मधुमती ने, ये बहुत बार पूछा है, राजस्थान साहित्य अकादमी जयपुर है शायद लगाना तो पक्का श्योर कोई नहीं होता, लेकिन पक्का श्योर होगा। देखो भाई ये पक्का है, राजस्थान साहित्य अकादमी जयपुर में है। और इनने जो कोई इनकी जो पत्रिका है वो मधुमती, बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है, मधुमती राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान में साहित्यिक वातावरण बनाने में योगदान रहा। तो मधुमती है ना, ये राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा लिखी हुई पत्रिका है। राजस्थानी भाषा की पत्रिकाओं, उनमें राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी, बीकानेर की जागती ज्योति, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। देखो भाई, राजस्थान साहित्य अकादमी तो जयपुर में है, इसकी जो पत्रिका है वो मधुमती है। भाषा साहित्य संस्कृति तीनों चीज शामिल करेगी वो अकादमी है बीकानेर में, उन्होंने लिखा है वो जागती ज्योति लिखा है। इसके अतिरिक्त सत्य प्रकाश जोशी की हरावल, किशोर कल्पनाकांत की ओल्यू, कवि चंद्र सिंह द्वारा स्थापित मरुवाणी, ये प्रश्न पूछा हुआ है। सभी लगभग तो इस किताब में जो भी है ना प्रश्न बनता है वो लगभग पूछा हुआ है, लेकिन ये बहुत बार पूछा हुआ है। चंद्रवीर सिंह ने मरुवाणी लिखा है, चंद्रवीर सिंह ने मरुवाणी। उपयुक्त रचनाएं समृद्ध राजस्थानी साहित्य का संक्षिप्त परिचय भर है, सच्चाई है। राजस्थानी साहित्य का भंडार इतना विपुल है, इसका संपूर्ण वर्णन करना किसी एक सीमा से संभव ही नहीं है। यानी इन्होंने कहा है कि हमने वो बताया है वो थोड़ा है, थोड़ा सार है, बहुत है हमारा साहित्य। तो इसमें इस लाइन में इस पैरे में जो बनता है, पढ़ने वाली बात इस पैरे में जो बन रही है वो क्या है? भाषा साहित्य अकादमी, राजस्थान भाषा साहित्य अकादमी की जो पत्रिका है वो मधुमती याद रखने वाली है। भाषा साहित्य अकादमी जयपुर, भाषा राजस्थानी साहित्य अकादमी कहेंगे उसे। फिर एक याद कराने वाली जागती ज्योत है, ये बीकानेर से निकलती है। और राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर से जागती ज्योत निकलती है, ठीक है। फिर 3 नंबर याद करने वाली है वो है मरुवाणी चंद्रवीर सिंह द्वारा लिखी हुई है। ये चंद्रवीर सिंह कौन है? चंद्रवीर सिंह बिरकाली, नाम सुना है ना? चंद्रवीर सिंह बिरकाली हनुमानगढ़ की तरफ है।
तो हनुमानगढ़ में ही है। तो मरुवाणी चंद्रवीर सिंह बिरकाड़ी द्वारा लिखी हुई 3 बातें थी। इसी के साथ ये हमारा लेसन पूरा हुआ। हमने बहुत सी बातें की इसके बारे में, और आप भी पढ़ना। सीधे सीधे प्रश्न आते हैं यहाँ से। हमारा ये लेसन पूरा हो गया। थोड़ा देख लेते हैं यार, कोई लेसन तो पूरा हो गया, फिर भी कोई रिवीजन मारना चाहे तो देख लेना वीडियो, और कोई बीच में जा रहा है तो कोई बात नहीं, जा सकता है। लेकिन हम इस पार्ट को फिर से 5 या 7 मिनट में फिर से रिवीजन मारेंगे, रिवीजन करेंगे। देखो कि 1913 ईस्वी में उद्योतन सूरी ने क्या लिखा है कि कुल्यमाला लिखी थी और उसमें 18 भाषाओं का जिक्र था। तो उसमें एक बात हमारी भी थी। हमारी राजस्थानी भाषा के लिए नाम आया था जॉर्ज बर्याम गिब्सन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में, हमारी राजस्थानी भाषा के लिए नाम लिए थे। उत्पत्ति विकास की बात करें तो 16वीं शताब्दी में हमारी भाषा विकसित हो गई। हमारी भाषा कहाँ से आई? तो पहले हुआ करती थी लोक वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत हुई, फिर पाली, फिर प्राकृत। प्राकृत टूटी बोल बहुत से अपभ्रंशों में, और उनमें से अपनी राजधानी कौन से अपभ्रंश से आई? तो 3 अपभ्रंश माने जाते हैं। उनमें अपना सबसे मान्य मत वो मारू गुजर अपभ्रंश है। मारू गुजर अपभ्रंश से अपनी राजधानी आई, मारू गुजर अपभ्रंश से, ठीक है। मारू गुजर अपभ्रंश से, वैसे नागर सोर से कई अपभ्रंश है, ठीक है। फिर जो भी भाषा होगी उसमें बोलियां होगी जिसे हम उपभाषाएं कैसे दे सकते हैं। वैसे तो ग्रेसन साहब ने 5 भागों में बांटा, ये सीधा सीधा प्रश्न आया। ग्रेसन ने जॉर्ज अभियान ग्रेसन ने 5 भागों में अपनी राजस्थानी भाषा को बांटा है। लेकिन मोटा मोटी पढ़े तो पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी देख लेते हैं। 2 ही हुई ना। अब राजस्थानी की प्रमुख बोलियां यानी भाषा में जो बनेगी ना, कोई भी भाषा है तो उसमें बहुत सी बोलियां होगी यानी उपभाषाएं होगी। तो उसमें एक भाषा है मारवाड़ी। तो मारवाड़ी है ना, तो इस मारवाड़ी के बारे में क्या पढ़ा है हमने? मारवाड़ी, तो मारवाड़ी के मैंने अपनी मारवाड़ क्षेत्र में बोले जाए, और ये मारवाड़ी की जो उपबोली है वह थल्ली और गोडवाड़ी है भाई। सुनना भाई, अब यहाँ पे स्क्रीन पर कोई भी मार्कर नहीं चलेगा, सुनना है सिर्फ। मारवाड़ी की जो उपबोली है थल्ली और गोडवाड़ी है। एक पढ़ी है हमने मेवाड़ी, ये मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। मैदानी मेवाड़ी और पहाड़ी मेवाड़ी, जो मैदान में बोली जाएगी वो मैदानी होगी, और मेवाड़ क्षेत्र हम जानते हैं उदयपुर चित्तौड़, ठीक है। एक है ढूंढाड़ी, ये जयपुर वाला क्षेत्र, इसमें 6 का प्रयोग होता है। और इसकी जो बोलियां हैं तोरावाटी, राजावाटी, नागरसोल, तोरावाटी, राजावाटी, नागरसोल। अब हाड़ौती, हाड़ौती में भी 6 का प्रयोग होता है। ये हाड़ौती कोटा बूंदी झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाती, मेवाती मेवात क्षेत्र लगता है ना, अलवर भरतपुर वाला, ये यहाँ बोली जाती है। ब्रज का प्रभाव आएगा क्योंकि भरतपुर यूपी से लगता है, ब्रज क्षेत्र से लगता है। इसके बाद वागड़ी, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाली है, ठीक है। मालवी की, ये मालवी याद रखने वाली बात है। मालवी ये मेन रूप से तो मध्य प्रदेश का रतलाम झाबुआ वाली है, लेकिन हमारे इस क्षेत्र में प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र में मालवी बोली जाती है इसलिए। और मालवी की जो बोली है रागड़ी और निमाड़ी, मालवी की जो बोली है वो रागड़ी निमाड़ी। शेखावाटी अपने शेखावाटी क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। और बिल्ली और अन्य पहाड़ी बोलियों की बात करें तो जहाँ इन जनजातियों का प्रभाव रहा है वहीं ये बोलियां हैं। और बिल्ली के बारे में एक बात हमने की कि ये भील जनजाति है ना, ये सबसे पुरानी है राजस्थान में बात करें तो। और मीणा जनजाति की अपनी संख्या ज़्यादा है। राजस्थानी साहित्य की बात कर लेते हैं, तो राजस्थानी साहित्य में बात करें तो राजस्थानी साहित्य का इतिहास परंपरा में तो हमारा बहुत पुराना 16वीं शताब्दी, वो कहते हैं मोदी जी पुराना नाता रहा है, ऐसी बात नहीं है अभी। देखो भाई, हमारा इतिहास है ना, राजस्थानी भाषा 16वीं शताब्दी में विकसित हो गई थी। और इसे 4 भागों में बांटते हैं। अपनी की भाषा है, इंग मैंने साहित्य लिखे जो, इंग मैंने कविता लिखी, कोई उपन्यास लिखो, कोई की लिखो, कोई गद्यकार हो, कोई पद्यकार हो, यहाँ करके 4 भागा बांटो। और वहाँ मैंने एक समान विशेषता है, विशेषता के आधार पर अपन 4 कालखंडा बांट दिया। तो पहलो है जो प्राचीन काल, इन प्राचीन काल को इन टाइम 1050 में लेकर 1450 आ रहा, मैंने जितनी भी कृतियां लिखी जी वहाँ मैंने ज्यादातर वीर गाथा के ऊपर लिखेड़ी है। इन खातिर इनका वहाँ आप वीर गाथा काल अगलो है पूर्व मध्यकाल, इंग मैंने भक्ति के ऊपर ज्यादा लिखेड़ो, इन खातिर इन भक्ति काल कह देगा। उत्तर मध्यकाल में श्रृंगार रीति नीति पर है, और आधुनिक काल का मैंने तो सगड़ा विधि विषय आ ही जाएगा। प्राचीन काल का मैंने वो बता सी का गाथा पर लिखेड़ो है। और इंग मैंने इस प्राचीन काल में श्रीधर व्यास को रणबल संधि याद रखना है। आगलो है पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल को मतलब के हो भक्ति काल। इंग मैंने अपने संत हुई मीराबाई भी और दादू भी, अपने बहुत सा संत होया बांगो प्रभाव रहे हो। तो मीराबाई को जो कोट है इंग हमारे में लिखेड़ो है कि मीराबाई को नरसिंह जी रो मायरो भी लिखेड़ो है मीराबाई को, और मीरा का पद भी है। और पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्ण रुकुमणी लिखा, और साइया जी झूला ने नागदमन लिखा। सारी बातें नहीं करेंगे, वैसे सारी आ गई है रिविजन में है। साइया जी झूला ने नागदमन। उत्तर मध्यकाल में श्रृंगार रीति और नीति पर लिखी हुई है। कृपाराम में राजियारा सोरठार ऐसी नीति पर लिखा है कि ऐसी होना चाहिए व्यक्ति को नीति। ये क्या होता है? श्रृंगार का मतलब है
किसी सौंदर्य के बारे में बात करेंगे, कोई नायिका का सौंदर्य चित्रण होगा। रीति का मतलब ऐसा करना चाहिए, रीति का मतलब चलता रहा है। नीति का मतलब ये राजियारा सोरठा हुआ था कि विपत्ति आने पर सब ऐसे होते हैं, असल में विपत्ति आने पर सब खराब ही होते हैं। कौन अच्छा होता है? कहते हैं ना कि कहते हैं हम कि बाहर निकला करो, कोई लोग कहते हैं ना बाहर निकला करो, लोगों से मिला करो, मिलने से ज्ञान बढ़ता है। लेकिन यदि सामने वाले का व्यवहार है ना, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। सामने वाला देख के रंग बदलता है। यदि आप किसी के पास गरीब और भिखारी बन के पैरों में पड़ोगे तो वो लात मारेगा ना। और यदि आप उसी के पैरों में पड़ोगे एक ऊंचे पद के साथ, एक ऊंची प्रतिष्ठा के साथ, या आप एक अपनी भाषा में कह दें कि कलेक्टर पड़ गए पगाम पड़ेगो, तो वो अपने पाछो पगाम पड़ेगो। अपने लात मारने की बात वही अपने पगाम पड़ेगो, शायद अपन पढ़ने की जरूरत ही कौन पड़े। सीधी बात यही है कि व्यवहार वो कुछ नहीं होता। ये हमें अपने पर ध्यान देना चाहिए। कमज़ोर को कोई नहीं पूछता, कमज़ोर तो पिटा ही जाता है, कमज़ोर को तो दबाया ही जाता है। ये बेरोज़गारी का टैग ज़्यादा दिन नहीं चलने देंगे हम। पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखो भाई, आधुनिक काल में बहुत सी विधाओं पर लिखा गया। हमारे बहुत से लेखक आए, ठीक है। अब राजस्थानी गद्य और पद्य की विशेषता का मैंने क्यों कहे, आपने जो राजस्थानी भाषा है मैंने ख्याता लिखी जगी मुनो तो निर्णय से ख्याति है कि वजनी का लिखे जी अंचल खिंची वजनी का सीधा सगाडन की लिखे जड़ी ही दवावेत भी सगळी एक तरीको अंग मैंने थोड़ा भिन्नता है। तरीको है लिखना, वो तरीको है, वो दवावेत एक तरीको है, दवावेत ए तरीका है सगड़ा लिखना का। जिया एक कविता कोई बात लिखना वो तरीको कविता बारे में लिखी जा सके, कोई बात कहानी के रूप में लिखी जा सके, कोई बात उपन्यास के रूप में लिखी जा सके। ए तरीका है जिया वो दवावेत है जो आपने लिखना वो तरीको है। और एक मैंने उर्दू फारसी का शब्द प्रयुक्त हुआ है, वो पूछ सके सीधो वो यहाँ लिख दो कि उर्दू फारसी के शब्द प्रयुक्त होते हैं, दवावेत वात है ख्यात है ऐसी, तो हमें दवावेत से मिलान करना चाहिए उसका उर्दू फारसी के शब्दों का, ठीक है। वात में हुंकारा लगाना जरूरी होता है, बात बताई जाती है। ये जमाड़ ये मात्रिक छंद है, जमाड़ और झूलना ये दोनों याद रखने वाली बात है। जमाड़ और झूलना मात्रिक छंद है, जमाल और झूलना मात्रिक छंद है, ये याद रखना है। पर्ची में संत कवियों से संबंधित होता है कि ये उन्होंने क्या किया। मीरा की पर्ची, रामदेव की पर्ची, इसका मतलब रामदेव जी के प्रेम बताएंगे कि रामदेव जी ने कौन से चमत्कार किए हुए, क्या क्या किया। प्रकाश में किसी एक व्यक्ति विशेष या वंश पर काम किया जाएगा, बताया जाएगा। मर्ष्या है ना, ये व्यक्ति के शोक प्रकट करने के लिए किया जाता है। रासो पृथ्वीराज रासो हम सब जानते हैं। इसमें कीर्ति विजय युद्ध वीरता तीन याद रखने, कीर्ति विजय युद्ध वीरता का वर्णन होता है। रूपक व्यक्ति विशेष की कृति काव्य कृति पर लिखा जाता है। और विगत पीछे कोई बात हुई है और किसी वंश की, तो क्या क्या हुआ ये हुआ विगत। और वेली छंद है, ये याद रखने वाली बात है, वेली छंद है। मात्रिक थे ना झूलना और जमाण, तो वेली है ना ये छंद है। साक्षी शब्द से बना है, ठीक है। और साखी कबीर से संबंधित है। साखी शब्द रमेनी कबीर ने लिखे हैं, तीन चीजें, तीन काव्य जो भी हैं। श्लोका पढ़े लिखे लोगों द्वारा लिखे जाते हैं, ठीक है। आधुनिक राजस्थानी साहित्य अपन अभी इन रिविजन मारने पर बात करना तो एक जल्दी सी पूरी कर देना। आधुनिक राजस्थानी साहित्य का मैंने क्या हो गया, अब बहुत सा लिखना रहा आया अपने लेखक है आधुनिक राजस्थान के ऊपर बात उसी बोल सरी ज़्यादा। और चलो भाई, रामनाथ कविया की द्रौपदी विनय थी, नारी चेतना से संबंधित थी। रामनाथ कविया की वो कृति है ना, वो नारी चेतना से द्रौपदी विनय, ठीक है। फिर आगे हमने बात की थी, इसमें बहुत से हमारे कवि आए, हीरालाल शास्त्री आदि करके ऐसे वो नाम है ना, वो ऊपर बहुत सारे। फिर ये क्या हुआ, फिर आगे इसमें मेन चीज़ है कौन सी, मेघराज मुकुल की सेनानी। सुनो भाई, सुनना है, यहाँ पे मार्कर नहीं चलेगा, देखो मार्कर चलाने से ज़्यादा टाइम लगेगा। मेघराज मुकुल की सेनानी है, सुनो जल्दी सुनो, मेघराज मुकुल की सेनानी है, ठीक है। मेघराज मुकुल की सेनानी है, ठीक है। मेघराज मुकुल ने सेनानी लिखा। इसके बाद कन्हैयालाल सेठिया ने धरती धोराजी लिखा, पाथल पीथल और मिंजर और लीलटास। कन्हैयालाल सेठिया ने मिंजल और लीलटास, ठीक है, मिंजल और लीलटास। इसके बाद बहुत से हमारे साहित्यकार आए। फिर इसके बाद और सुनो, देखो हैरिस बधानी साहब है, ये भूगोल को बांथा में ले लेते हैं और सरनाटा भी बुलाते हैं। यानी क्या लिखा, बोले सरनाटो और बांथा में भूगोल, ठीक है। मणि मधुकर साहब का पग फेरो है सोचती गेट पर, का मतलब पग फेरो सोचती गेट लिखा है, ठीक है। फिर आगे वाले कौन है, आगे वाले भरतिया साहब है, ये आधुनिक गद्यकार हैं, याद रखने वाली। सुनो भाई, आधुनिक गद्यकार भरतिया साहब हैं, यानी राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार शिवचंद भरतिया, ठीक है। फिर चुंडावत जी हैं, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। तो रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी ने क्या लिखा है, देखो भाई, चकवे से बात पूछ रही है रानी जी, कह रही चकवा बात, तो चकवे से बात पूछ रही है, चकवा उड़ रहा है, यानी ऊंचा उड़ा, गिर ऊंचा ऊंचा गड्ढा, ठीक है।
तो चकवे से बात पूछ रही है, चकवा ऊंचा उड़ रहा है, और चकवा जो बात बता रहा है वो अमोल बातें बता रहा है, यानी अमोलक बातें होगी। और चकवा जो बात बता रहा है वो मंजल रात में यानी मध्य की रात होगी शायद बता रहा है, और चकवा बात मूमल को बता रहा है, सुंडाव जी को नहीं बता रहा है। देखो बीजी, इसके बाद बीजी, विजयदान देथा ने 14 खंड में बातनारी फुलवारी लिखा है, कुल्ले माला 18 खंडों में थी, और बीजी ने लिखा वो 14 खंडों में। ठीक है, बीजी बगाया है, बोला खंड कौन बनाया, देखा कुल्ले माला हूँ ज़्यादा हो जाएगा, गलत बात हो जी, एक तरीके से याद करने की बात है, ऐसी ना ऐसा नहीं होता। ठीक है, बीजी ने बहुत से लिखा है। बीजी विजयदान देता है जो उलझन है, एक तरीका दुविधा है, दुविधा है तो इन आदमी उलझन है, और उलझन हिटलर हुआ है, और हिटलर आगे सपना में आवे अंतराल पर आवे, यानी 1 घंटा 2 घंटा पर राज्य बस। तो चीज 5 कृतियां हैं जो कि है विजयदान देता कि दुविधा है, उलझन है, हिटलर हुआ है, सपन प्रिया अंतराल। यादवेंद्र शर्मा की जो किताबें हैं, हूँ गुणी गोरी किण प्यूरी। ठीक है, अब नाम आता है नथमल जोशी का। नथमल जोशी के बारे में सुनो, जल्दी से हम पूरा कर देंगे और लंबा नहीं खींचेंगे। नथमल जोशी, नथमल जोशी है जगह इसी सी बात कर का एक बिन नहीं दो बिन, कैसी बात हुई भाई, अजीब सी बात है ना, याद रह जाएगा नथमल जोशी तो याद रह जाएगा, ये नथु साहब है ना, नथमल जोशी जी, ये जोशी जी तो वो तो हम याद ही कर लेंगे, एक बिन नहीं दो बिन, कैसी बात हुई, कुंवार परनोड़ी कुंवारी, कैसी बात हुई, दोहरा धोरी आगे पटकी। ठीक है, हमारी पत्रिकाओं में बात कर लेते हैं, तो पत्रिकाओं में बहुत सी पत्रिकाएं हैं। बीकानेर की बताएं हरीश बधानी, ये बीकानेर के ही थे शायद, शायद नहीं लगाएंगे भाई, ये शायद लगाने से आपको कन्फ्यूज़न होता है कि सही बता रहा है गलत बता रहे हैं। ठीक है, हरीश बधानी बीकानेर के थे। अब इस कृतियों में 2-3 याद रखने वाली है। एक तो है, अब ये लास्ट स्टेप में है पार्ट, एक है जागती जोत। जागती जोत है राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी, क्या रखना है, भाषा साहित्य संस्कृति बीकानेर, इसका मुख्यालय कहाँ है, बीकानेर, राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर, इनके द्वारा लिखा गया है जागती जोत। ठीक है, और राजस्थान साहित्य अकादमी जयपुर, राजस्थान साहित्य अकादमी जयपुर, राजस्थान साहित्य अकादमी जयपुर मधुमती। ठीक, मधुमती तो राजस्थान साहित्य अकादमी लिखड़ी है, जागती जोत है जो कि राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर की लिखड़ी है, और मरुवाणी कवि चंद्रवीर सिंह की लिखड़ी है। इसी के साथ वीडियो का श्री गणेश करते हैं, वो विराम देते हैं वीडियो को, और थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पूरा हो गया, ये लेसन भी पूरा हो गया। देखो भाई हमने ये पाठ पूरा कर दिया, कौन सा पाठ था, 9वां पाठ था शायद। देखो हमने काम पूरा कर दिया, जब काम पूरा होता है तो इस पाठ का तो हो गया ना। देखो ये किताब है, बहुत सी प्रश्न सीधे सीधे आते हैं, अब जो भी जाना चाहिए वो जा सकता है। हमारा वीडियो पूरा हो गया, हम और अब पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, पढ़ाई से संबंधित करेंगे। शायद किसी को अच्छी लगे बात तो सुन सकता है वरना जा सकता है। और जाने वालों का आभार, धन्यवाद, आप वीडियो देखा इसलिए थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। तो अब अपन जो बच गए हैं वो देखो, अपन जो बात कर रहे हैं ना इस किताब की कर रहे हैं, सीधे सीधे प्रश्न आते हैं इस किताब से। वो टाइम गया जब लंबी लंबी किताबों से और कोचिंगों से भी सीधे सीधे प्रश्न उठा लिया करता था। आजकल तो क्या करते हैं, इनसे प्रश्न उठाता है, ऐसी जगह से उठाता है जैसे हमें कोई लगता ही नहीं है, ऐसी संभावना ही नहीं बनती है कि यह भी प्रश्न बना सकता है कि एग्जामिनर। तो इसीलिए हमें धीरे पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग पर जोर देके पढ़ना पड़ेगा, दिमाग को सोचने पर मजबूर करना पड़ेगा। ये किताब बहुत अच्छी है, आरबीसी के द्वारा जारी की गई है, और ये किताब 3 किताबें और है, वो कभी बाद में बात करेंगे। वो RSCRT के द्वारा लिखी गई है, हमने कभी करंट में पढ़ा था, राजस्थानी शैक्षणिक अनुसंधान परिषद उदयपुर, उनके द्वारा 3 किताबें जारी की गई है, 6ठी 7वीं और 8वीं, हमारा भूगोल नाम करके, हमारा राजस्थान करके नाम है। वो बहुत अच्छी किताबें हैं, उनसे सीधे सीधे प्रश्न आ रहे हैं, उनको भी शुरू कर देंगे हम। ये किताब है ना, इसमें हमने जो पाठ पूरा किया था सबसे मजबूत ये पाठ, ये ज़्यादातर हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं इसी पाठ से, राजस्थानी भाषा और साहित्य। 9 नंबर पाठ पूरा कर दिया। अब आगे हम ये जो पाठ बचे हैं ना, इनमें जो सबसे मुश्किल है वो पूरा करेंगे। और अब आपसे कुछ काम की बातें कर लेते हैं, कोई देख रहा है अभी तक है तो अच्छी बात है, काम की बातें कर लेते हैं। काम की बात ये है कि भाई 2 बात होती है कि हमको नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए। यदि हमको नौकरी चाहिए ना तो पढ़ना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने से यदि नौकरी मिल जाती तो 1 लाख लोग सीधे लाइब्रेरी में बैठे होंगे शायद आज। क्या 1 लाख को नौकरी मिल जाएगी? नहीं मिलती। इसका मतलब क्या हुआ, पढ़ने से तो नहीं मिलती, बहुत पढ़ने से मिलती है। अब बहुत पढ़ने वाले भी बहुत हैं, हम बात कर रहे हैं क्या, मान लेते हैं कि 1 लाख लोग पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ रहे हैं, 1 लाख तो पढ़ ही रहे हैं, क्या सभी को नौकरी मिल जाती है? नहीं मिलती। तो इसका मतलब बहुत पढ़ने वालों को मिलती है। 10,000 फार्म 10,000 को लोग आएंगे, 1 लाख पढ़ रहे हैं कोई, ये मान लेते हैं, कोई बात नहीं, तो इसका मतलब बहुत पढ़ने वाला। अब बहुत पढ़ने वाले भी बहुत होते हैं, मान लेते हैं 40,000 बहुत पढ़ने वाले हैं,
क्या 40,000 को मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। इन 40 तो इनमें किनको मिलेगी? जो बहुत पढ़ रहे हैं, लंबे सेम टाइम से पढ़ रहे हैं, उनको मिल सकती है। एक तरीका तो ये हुआ। या फिर ये होगा बहुत पढ़ रहे हैं और एक ऐसे स्ट्रेटेजी और तरीके के साथ पढ़ रहे हैं, एक रणनीति के साथ पढ़ रहे हैं, उनको मिलेगी। ऐसे लोग भी हैं। वो कॉन्सेप्ट है ना, दर वाला कॉन्सेप्ट, मैंने वीडियो डाला था, दर वाला 7 नंबर पॉइंट बनाया था उसमें। ऐसे लोग हैं कि अपने यदि 10 पेज पढ़े ना तो वो लोग 40-50 पेज पढ़ देते हैं। कौन जीतेगा? वो जीतेगा ना। इसमें निराश होने की बात ये नहीं है कि वो 50 पढ़ देगा। इसमें आशा और ऊर्जा और आकर्षित होने की बात है कि 50 पढ़ देगा और 50 हम भी पढ़ सकते हैं। असल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ हम पहली क्लास में थे तो उस साल हमने सिर्फ और सिर्फ क्या ही सीखा था। और आज हम कितना सीख जाते हैं? क्या आज भी एक अक्षर ही सीखते हैं क्या? इसका मतलब दिमाग का विकास हो रहा है, हमारा मानसिक विकास हो रहा है। तो इसका मतलब हम भी यदि मेहनत करें, हम भी इस कॉन्सेप्ट पर काम करें तो हम भी 50 कर सकते हैं। 50 करने के लिए क्या करना होता है? सोचना होता है, मेहनत करनी पड़ती है। हम जिस काम में लगे हैं उस काम को लगन से करना पड़ता है, उस काम के बारे में सोचना पड़ता है। एक एक मिनट सार्थक साबित होनी चाहिए। एक एक मिनट, एक एक मिनट, एक एक दिन हमारा सार्थक साबित होना चाहिए, तभी तो ऐसी बातें होगी। और हम पढ़ रहे हैं तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि अपना ये दिमाग है ना सारा, इस दिमाग को हमेशा विकसित करने पर ही सोचना चाहिए। दो कैटेगरी बना लो भाई। क्या है कि एक तो ऊंची छोटी बातें होती हैं, ऊंची बातें यानी अच्छी बातें, ऊंची बातें। और एक होती है लो क्वालिटी की बातें, छोटी बातें, नीच बातें, जिनका कोई महत्व नहीं। ऊंची और नीची 2 बातें होती हैं। यदि ये विभाजन यदि हम सीख गए तो हम अपना टाइम का मैनेजमेंट और सब कुछ कर सकते हैं। ऊंची बातों का क्या हुआ? मान लेते हैं कि ऊंची बात क्या हुई? ऊंची बात यानी ऊंची और नीची बातों में हमें पढ़ना ही नहीं है। नीची बातें कौन सी होगी? मान लेते हैं किसी ने क्या कह दिया है, उसने वो कोई बता रहा है हमको बता रहा है कि मेरे वो हमारे घर वालों ने ऐसे नहीं किया, हमारी मौसी ने हमें बुलाया नहीं, हमें खेत नहीं दिया, हमारी मौसी ने हमको, मम्मी ने, हमारे घर वालों ने, हमारे बड़े बापू ने ऐसे नहीं किया। ये अब हम पढ़ रहे हैं ना, तो ये हमारे लिए छोटी बातें हैं। इन पर ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। यदि इनको ही हम ऊंचा समझ लेंगे तो इन्हीं में अपना टाइम और ऊर्जा नष्ट कर देंगे और उससे हमें नुकसान के अलावा कुछ नहीं होगा। तो ये छोटी बातें हैं, इन पर गौर ही नहीं करनी चाहिए। इन पर ज़रूरत से ज़्यादा सोचना ही नहीं चाहिए। ऐसी बातें चले तो थोड़ी सी दार में वहाँ से खड़ा होकर निकल लेना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं और हमारा एक ही ध्येय है, हमारा मानसिक स्तर ऊंचा हो। इन छोटी बातों से मानसिक स्तर कभी ऊंचा नहीं होता। और ऊंची बातें कौन सी होती है? ऊंची तो बातें ऊंची ही होती है। और वो तो यार बताने की जरूरत नहीं है, वो क्या बताएं आपको, वैसे भी आपको ही पता है। ऊंची बातें तो ऊंची होती है, अच्छी बातें तो अच्छी होती हैं। इसको कौन समझाए यार? नीची समझा दी ना। जो नीची नहीं है वो शायद ऊंची होगी, जो नीची नहीं है और जो निरर्थक नहीं है शायद सार्थक ही है। थैंक यू, बाय बाय, टाटा। और क्या है कि जब नौकरी हमें चाहिए तो सोचा करो भाई। अपन सोचेंगे तभी तो अपना दिमाग विकसित होगा। सोचने से आदमी मजबूत बनता है। सोचने से सही गलत का पता चलता है। सोचने से व्यक्ति डिसीजन मेकर बनता है। अब क्या है कि रोटी खा ली, सो गए, फ़ोन देख लिया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, 4 घंटे आए तो ठीक, 5 घंटा आए तो ठीक, सुधार हुआ तो ठीक, नहीं सुधार हुआ तो ठीक। ऐसे तो नौकरी नहीं मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसी बात, इतनी बात करेंगे। लव यू आर। जिन लोगों ने देखा है उनका तहे दिल से धन्यवाद। लास्ट तक देखने वालों का 2 बार, 3 बार, 100 बार धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। आपने बात सुनी, अच्छा। और वैसे भी आपका टाइम ज़्यादा हो रहा है भाई, आप पढ़ो। ऐसी क्या पता हम निरर्थक बातें कर जाएं, हमारा क्या पता हम भी कर जाएं। चलो, थैंक यू, धन्यवाद। आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। हमें नौकरी चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। जिनकी किस्मत साथ नहीं दे रही उन्हें ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो भाई, जो बातें हमारे हाथ में नहीं होती उनके ऊपर हमने नहीं सोचना। किस्मत का क्या है उसके बारे में हम नहीं सोचते। जिनकी किस्मत साथ नहीं देती है ना, उन्हें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो ज़्यादा पढ़ो भाई, और जिनको किस्मत दे रही है उनके तो बल्ले बल्ले हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को विराम करते हैं, अगला पार्ट अगली वीडियो में।